are you? I hope all of you fit and fine and doing good now these days. So today lecture I have chosen the topic of inflation in India. आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में मुद्रा स्फीति। तो इस लेक्चर को हम लोग स्लाइड्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे और स्लाइड्स को मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी इन द बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया से। है कि व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को यदि हम लोग वर्ड्स दे रहे हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई, जिसको हम लोग कहते हैं महंगाई। तो महंगाई का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा और अच्छे समझ लें। वर्ड तो हम लोगों ने महंगाई हम आप सब जानते हैं। मार्केट में आप जितना भी आज यदि हम लोग बात करें, यदि हम मार्केट में किसी भी सामान को लेने जाते हैं या किसी भी वस्तु को या प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहे हैं और हमें ज़्यादा अमाउंट पे करने के बाद भी कम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं कि महंगाई पहले से बढ़ गई है। तो महंगाई का मतलब होता है इन्फ्लेशन। बट एक्चुअली जो इन्फ्लेशन के वर्ड्स हैं या इन्फ्लेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर का बढ़ना, एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द परचेजिंग और द वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर, यदि आपको नहीं क्लियर है तो वैल्यू कह लीजिए, वैल्यू ऑफ द करेंसी इज़ डिक्रीज्ड, जहाँ पर मूल्यों के या कीमतों के बढ़ने के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी होने लगती है। या इसको कहिए कि इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज, रिजल्ट क्या मिलता है, इट्स रिजल्टेड इन द डिक्रीमेंट और द डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। कीमतों में वृद्धि होने के कारण मुद्रा के मूल्य में होने वाली कमी से है मुद्रा प्रसार का मतलब। तो मुद्रा प्रसार को या इन्फ्लेशन को हम लोग यदि वर्ड्स दे रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगी कि व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ द करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे ही जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और करेंसी मतलब मनी की या मुद्रा की जो प्रत्येक इकाई होती है, ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स, मुद्रा की प्रत्येक इकाई खर्च करने पर हमें कम मात्रा में गुड्स मिलता है, लेस क्वांटिटी में हमको गुड्स या सर्विसेज मिल पाती हैं, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और भी मैं इसको यदि कह दूं तो यदि ऐसा कहा जाए कि यदि पहले हम लोग जो वेजिटेबल्स को ख़रीदने जाते थे मार्केट में, आज यदि हम लोग कहें तो कहते हैं कि वेजिटेबल्स के जो दाम हैं, सब्जियों के दाम हैं, वो बढ़ चुके हैं। तो यदि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है, द प्राइस लेवल ऑफ द वेजिटेबल्स। और किस आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि बढ़ चुके हैं, व्हेन वी आर पेइंग द कंसर्न अमाउंट, किसके बदले में, इन परचेजिंग द वेजिटेबल्स। जब हम वेजिटेबल्स को परचेज कर रहे हैं और इसके बदले में जो मनी को पे कर रहे हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पहले हम कम मुद्रा देते थे, पहले कम मनी को पे किया जाता था और ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन अब हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में हमको कम सामान मिल रहा है। तो दैट इज़ द इन्फ्लेशन। जो नेक्स्ट है वो है, इसकी डेफिनेशंस में है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेफिनेशन हैज़ गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर्स। विभिन्न जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मुद्रास्फीति को अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन यदि मुद्रास्फीति को हम लोग ओवरऑल समझना चाहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, और वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ द करेंसी, उसमें कमी का आना। तो इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो कॉजेज़ है। कॉजेज़, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द इन्फ्लेशन। तो कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन की बात हम लोग करें तो जो मुद्रा प्रसार की हम लोग जो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का जो कारण होता है वो क्या कारण हो सकता है, इस पे हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करना। तो इसका कारण कई हो सकता है। एक तो हम लोगों ने इसको दो कैटेगरीज में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला है डिमांड पुल, जिसको हम लोग कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहेंगे
लागत जनित। तो लागत जनित को हम लोग पढ़ेंगे और एक हम लोग पढ़ेंगे मांग प्रेरित। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार। तो जिसका कारण है कि वर्ड से क्लियर करेंगे हम लोग, डिमांड का मतलब होता है मांग और पुल का मतलब होता है खींचना। तो जब डिमांड जैसे ही बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। इसके डीप में जाने से पहले मैं इसको एग्जांपल से समझा रही हूँ कि जैसे सपोज करिए किसी राशन की दुकान पर यदि 50 किलो आटा है और वो शॉपकीपर के पास 10 ऑलरेडी कस्टमर्स ऐसे खड़े हैं जिनमें हर कस्टमर को 10-10 केजी का आटा चाहिए, मतलब टोटल जो डिमांड है वो 100 केजी आटे की है, व्हीट फ्लोर की है, जबकि जो सप्लाई हो सकती है वो 50 केजी की हो सकती है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी करिए, डिमांड आपने कितनी की 100 केजी की और सप्लाई कितने की हो सकती है 50 केजी की। तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई को इमीडिएटली पूरा नहीं किया जा सकता है, लघु अवधि में हम तत्काल पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ये पूर्ति होगी, ये भविष्य में हो जाएगी पूर्ति, लेकिन यदि हम लोग इमीडिएट बात करें कि तुरंत इसकी सप्लाई कर दी जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो 10 कस्टमर्स को यदि सप्लाई करना है तो यहाँ पे कस्टमर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब पहले से ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार होंगे, ज़्यादा प्राइस पे करना चाहेंगे। जैसे सपोज़ करिए यदि 25 रुपये किलो आटा पर केजी था, तो अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि अब कस्टमर उस 25 रुपये केजी आटा के बदले में 30 रुपये केजी भी देने को तैयार होगा। कोई कस्टमर ऐसा होगा जो 35 भी देगा, या कोई कस्टमर ये कहेगा कि आप हमसे 500 रुपये ले लीजिए और हमको आप हमसे 2000 रुपये ले लीजिए और इसके बदले में हमें 10 किलो आटा दे दीजिए। उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, उसकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करेगा। और ऐसी कंडीशन में जैसे ही डिमांड बढ़ती है वैसे ही वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। आपने देखा कि 25 रुपये का आटा खरीदने के लिए लोग 50 रुपये पर केजी भी देने को तैयार हैं। या फिर इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि 50 रुपये केजी तक आटे का मूल्य जा सकता है तो यहाँ पर अब शॉपकीपर अपनी प्राइसेस को और हाई कर देगा। वो कहेगा कि हम 50 रुपये नहीं देंगे, अब हम इतने रुपए, आप हमें 70 रुपये दीजिए तो हम 1 किलो आटा आपको देंगे, या 70 रुपये केजी के हिसाब से हम आपको आटे की सप्लाई करेंगे व्हीट फ्लोर की। तो यहाँ पर ये हुई डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पर आपने देखा कि अपने आप जो महंगाई है वो बढ़ गई। महंगाई किस कंस्ट्रक्ट में बढ़ी, वस्तुओं के दाम बढ़े, ठीक है। द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स राइज्ड हैज़ बीन राइज्ड। जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ा, व्हीट फ्लोर का दाम बढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पर जो मनी की वैल्यू है, मुद्रा की जो शक्ति है, द पावर ऑफ द मनी, वैल्यू ऑफ मनी, वो अपने आप कम हो गई। जहाँ अभी हम 25 रुपये में 1 किलो व्हीट फ्लोर खरीद सकते थे, अब वहाँ पे हमको 70 रुपये देना पड़ेगा। तो ये जो बीच का गैप है यही आपका कहलाएगा इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। इज दैट क्लियर? देन और इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो हमने एक आम बात कही। ड्यू टू ओकेज़न, हम लोग के यहाँ कई ऐसे सेलिब्रेशंस होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, और वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में स्वीट्स के जो दाम होते हैं, रेट्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। मावा जो होता है, जिसको हम खोआ कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं। क्रैकर्स, पटाखों के रेट दिवाली में अपने आप बढ़ जाते हैं, जबकि और समय में उन्हीं पटाखों की जो कीमत होती है, क्रैकर्स की कीमत कम होती है। तो उसी मिठाई की कीमत और समय में जब ऑफ सीज़न होता है तो कम होती है, लेकिन ऑन सीज़न में वो चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। रीज़न क्या होता है? लोगों की रिक्वायरमेंट है स्वीट्स को परचेज़ करना, या फिर खोआ को परचेज करना, या ड्राई फ्रूट्स को परचेज़ करना, और वो उसके बदले में पहले से कहीं ज़्यादा मूल्य देने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पे एकदम साफ है कि सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई तो मतलब उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन डिमांड उसकी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर प्राइसेस का हाइक होना वाजिब है। तो यहाँ पे ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसी को हम लोग कहेंगे लागत। डिमांड पुल का मतलब मांग जनित। इसको और यदि हम लोग कहें तो इस तरह की डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन होता है, ये
गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में होने वाले रैपिड इंक्रीमेंट का रिजल्ट है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बहुत तीव्र वृद्धि होती है। इसका मतलब हुआ कि देश में मुद्रा की मात्रा में तो वृद्धि होती ही है, डिमांड बढ़ रही है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती, पर जो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है वो उस पर्टिकुलर स्पीड से नहीं बढ़ सकता है जिस स्पीड से डिमांड बढ़ती है। या इसको कहा जाए कि जिस अनुपात में, जिस रेशियो में मांग की जा रही है उस अनुपात में पूर्ति संभव नहीं होती है, क्योंकि जो सप्लाई होगी वो शॉर्ट टर्म में पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है। प्रोडक्शन होगा उसके बाद ही उसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ उसमें मुद्रा प्रसार का मतलब ही यही है कि काफ़ी अधिक मुद्रा काफ़ी कम वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ संबंधित होती है। मतलब हम बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं और बहुत कम वस्तुएं हमको मिल पाती हैं। तो हियर द टू रीजन्स बिहाइंड इट। और भी रीजन्स है, जैसे रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। यदि देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली पर हेड कंजम्पशन आएगा, प्रति व्यक्ति उपभोग आएगा। तो प्रति व्यक्ति यदि उपभोग बढ़ रहा है, पर हेड यदि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो और लेकिन सप्लाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो सप्लाई शॉर्ट टर्म में अल्पकाल में पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुल मांग बढ़ रही है तो कुल पूर्ति बढ़ जाए ऐसा नहीं होता है। कुल मांग के हिसाब से पूर्ति कम हो जाती है, इसलिए वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं या वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। यदि बाज़ार में या देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो भी ज़रूरत से ज़्यादा यदि मनी का सर्कुलेशन, मार्केट में मनी का फ्लोटेशन हो जाता है तो भी ये जो मांग रहेगी वो बढ़ जाएगी। किस तरह से बढ़ेगी? जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास उनकी अर्निंग या लोगों के पास आय ज़्यादा आएगी, और जब लोगों के पास आय ज़्यादा आएगी तो वो कंजम्पशन पर, अपने उपभोग पर ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे। फिर वही बात आती है कि ज़्यादा डिमांड करने से सप्लाई उसी हिसाब से हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर जो वस्तुओं का मूल्य देना चाहेंगे उसकी तुलना में उनको सप्लाई कम मिल पाती है, पूर्ति वस्तुओं की कम हो पाती है। तो जब यदि वस्तुएं कम हैं और मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो यदि ज़्यादा लोग मांग रहे हैं और मूल्य कम हो, वस्तुएं कम हैं, तो उनका मूल्य बढ़ना वाजिब है। देन इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। यदि सरकार लोक व्ययों में वृद्धि कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, रोजगार के अवसरों पे खर्च कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों की हैंड अर्निंग जो होती है वो बढ़ जाती है, और आय बढ़ने के साथ वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, पहले से ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहते हैं, उपभोग पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उस रेशियो में सप्लाई नहीं हो पाती है। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, जो वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देन इंक्रीज्ड इन द वेजेस एंड द सैलरी। ये भी आपका एक पार्ट है कि जैसे ही मजदूरी या फिर जो सैलरी हैं, वेतन है, ये यदि कर्मचारियों के, एम्प्लॉयज़ के, लेबर्स के बढ़ते हैं तो वो अपने कंजम्पशन को पहले से ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो पहले से ज़्यादा बेहतर का मतलब अभी वो कम आय में अपने खर्च को चलाते थे, अब उनके पास यदि आय का स्तर बढ़ रहा है, लेवल ऑफ द इनकम यदि उनके पास ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसी हिसाब से उसको खर्च भी करने लगते हैं। जैसे यदि हमारे पास 10,000 की आय है तो हम अपना खर्चा 10,000 में चलाते हैं, और यदि हमारी इनकम यदि 20,000 हो जाए तो हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब सरकार बजट बनाती है तो उस बजट में दो एस्पेक्ट होते हैं, वो मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब लोक आय, और पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब लोक व्यय। लोक आय में सरकार करों को लगाती है, टैक्सेस इम्पोज करती है, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वैट, ऑल आर दीज आर द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। और जो ये हम लोगों ने रेवेन्यू की बात कही। पब्लिक एक्सपेंडिचर की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ व्यय करना, सार्वजनिक व्यय करना, जैसे हॉस्पिटल्स पे खर्च करना, सेवाओं के लिए खर्च करना, बैंकिंग सेक्टर पे खर्च करना, या रोजगार के अवसरों के लिए सरकार तक कई तरह के प्रोजेक्ट या कई तरह की योजनाएं लाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनकम सरकार के पास कम होती है, रेवेन्यू कम होती है, जबकि खर्च ज़्यादा आते हैं। तो यदि आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो हम लोग कहते हैं भाई घर का जो बजट है वो ख़राब हो गया। तो ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट भी जब बजट बनाती है और वो बजट घाटे का निकलता है, खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है जबकि आय कम है, तो उस
उस खर्च के लिए जो अमाउंट लैक कर रहा है, जो अभाव है, जो कमी आ रही है, उस डिफिशियंसी को, उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार करेंसी इशू करती है और नोट का निर्गमन कराती है। तो जब करेंसी इशू होती है या करेंसी जब प्रिंट होना शुरू हो जाती है, मुद्रा या नोटों की छपाई का काम शुरू हो जाता है, तो वो धीरे धीरे मार्केट में उसका जो फ्लोटेशन होगा, उसका जो फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही बाजार में मुद्रा बढ़ेगी, लोगों के पास लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है, लोगों का अर्निंग लेवल हाई होगा, आय का स्तर हाई होगा, फिर वही डिमांड की कंडीशन आएगी, ज़्यादा कंजम्पशन पे लोग खर्च करना चाहेंगे और वहाँ से डिमांड पुल इन्फ्लेशन शुरू हो जाती है। एंड द इफ़ेक्ट ऑफ द ब्लैक मनी, जो काला धन है, उसका भी प्रभाव इस पर आता है कि लोगों के पास, जो लोग टैक्सेस को अवॉइड करते हैं, कर वंचना करते हैं, कर का भुगतान नहीं करते हैं, या जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, सट्टा बाज़ार में लोग पैसा लगाते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, जो कहीं ना कहीं टैक्स को अवॉइड करते हैं, नकारते हैं, या इसको कहा जाए टैक्स की चोरी करना, तो वो लोगों का जो कंजम्पशन लेवल होता है वो ज़्यादा हाई होता है। वो किसी भी प्रोडक्ट के बदले में, किसी भी सर्विसेज के बदले में ज़्यादा मूल्य देने को तैयार होते हैं। तो दैट इज़ द अनदर कॉस्ट फैक्टर ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट जो है वो आपका, ये मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, कॉस्ट पुल को बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रा प्रसार। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के यदि वर्ड्स को तोड़ दिया जाए तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, पुश का मतलब होता है धक्का, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। ऐसी स्फीति जो लागतों में वृद्धि के कारण, जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट के कारण क्रिएट होती हैं या इन्फ्लेशन को क्रिएट करती हैं। पुश करने का मतलब क्रिएट करती हैं, जिनके कारण इन्फ्लेशन पैदा होता है, या जिनके कारण इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिलता है, इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश, जहाँ पे लागत के कारण इन्फ्लेशन हो, ड्यू टू राइजिंग ट्रेंड ऑफ द कॉस्ट, या इसको कह सकते हैं जब कॉस्ट है, लागत बढ़ जाती है ना, तो उसके कारण इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो इसको यदि हम लोग डिफाइन करते हैं तो उत्पादन के साधनों के प्रतिफल में होने वाली वृद्धि, उत्पादन के संसाधन क्या होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द फैक्टर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ये प्रोडक्शन, उत्पादन के घटक। तो ये क्या होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हम लोगों ने जो पढ़ा है, टेक्नोलॉजी। तो यदि इन सब में यदि इन सब की वैल्यूज़ में यदि में इंक्रीमेंट होता है, तो इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि जो प्रोड्यूसर होगा या आप कहिए जो उत्पादक होगा, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, वह अपनी उत्पादन की लागत को बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी जो बेसिक कॉस्ट है वो पहले से ज़्यादा आ रही है। जो अभी तक जिस कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन कर रहा था या सेवाओं को दे रहा था, अब उन सेवाओं में जो लागत आ रही है वो पहले की तुलना में अधिक आ रही है, तो वो अपने मूल्य को बढ़ा देता है। तो उसमें वहाँ पे जैसे ही वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा दिखाता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका ज़्यादा आता है, वो पर यूनिट प्राइस का जब डिटर्मिनेशन करेगा, प्रति इकाई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण या सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करेगा, तो वो बढ़ जाती हैं। तो दैट इज़ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट, उत्पादन लागत में जब वृद्धि होती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट तब होता है जब बढ़ती हुई कीमतों के कारण लोग अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक आय या वेतन या मजदूरी की मांग करने लगते हैं। लोग पहले से कहीं ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्केट में जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो भी हाई हो जाती हैं। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लोग उसको ख़रीद नहीं पाते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि उनकी जो सैलरी हो वो बढ़ाई जाए, उनकी जो वेजेस है वो पहले से ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो इसका जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है, इरेगुलर एग्रीकल्चर ग्रोथ। यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर आइटम्स को हम लोग लें तो कृषि मानसून पे डिपेंड करती है, और मानसून यदि इरेगुलर है तो प्रोडक्शन भी कम या ज़्यादा होता है। जैसे ड्रॉट या फिर फ्लड, सूखा या बाढ़ की स्थिति में हम लोगों ने देखा है जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसमें उसका जो मूल्य होगा, एग्रीकल्चर
रॉ एग्रीकल्चर होता है, जो जैसे गेहूं है, चावल है, इसके जो मूल्य होते हैं, इसके जो प्राइसेस होते हैं वो भी हाई हो जाते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हाई हो जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मतलब कृषि उत्पादों से बनने वाले, कृषि उत्पाद से बनने वाले उत्पाद, जैसे राइस है या फिर वीट है या फिर बार्ली है, इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा इनकी भी जो प्राइस होती है वो हाई हो जाती है। देन लेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यदि उत्पादन कम मात्रा में किया जा रहा है, लेस इंडस्ट्रियल की वैल्यूज़ हैं, जो कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, यदि इनकी वैल्यू बढ़ जाती हैं तो, या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल इनपुट्स जो लगते हैं या प्रोडक्शन में जो इनपुट्स लगते हैं, इनपुट का मतलब होता है अदाओं से होता है, जो हमारे यहाँ उसमें कैपिटल होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये सब की यदि वैल्यू हाई हो जाती है तो वहाँ पर भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो पहले से बढ़ जाता है। इंक्रीमेंट, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस से मतलब है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का मतलब होता है प्रशासित मूल्यों से जो सरकार लगाती है। प्रशासित मूल्य का मतलब सीधा सा हुआ, जब सरकार देखती है कि बाज़ार में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, तो सरकार उन पर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो होती है वो अप्लाई कर देती है, प्रशासित मूल्य लागू कर देती है। तो जब एडमिनिस्ट्रेट होती है। नेक्स्ट है जो इसका होर्डिंग एंड द स्पेकुलेशन। होर्डिंग एंड द स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि वस्तुएं हैं उनको बाज़ार में पहुंचने से पहले इनको अपने यहाँ स्टॉक कर लेते हैं, और जब इनकी वैल्यू हाई हो जाती है या मार्केट में जब इनकी कमी आ जाती है तो इस तरह की सर्विसेज को, इस तरह के गुड्स को ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है वो पहले से हाई होती है। तो यहाँ पर ये भी एक कारण होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट जो है वो है आपका हाई इंक्रीमेंट इन द ऑयल प्राइसेस एंड द ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात हम लोग करें कि यदि ग्लोबल मार्केट पर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर यदि वस्तुओं की या सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हमारे डोमेस्टिक मार्केट या घरेलू बाज़ार पर भी पड़ता है। यदि इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी वैल्यूज़ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक मार्केट बाहर से वस्तुओं को लेकर आ रहा है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल्स, तो पेट्रोलियम ऑयल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो यदि इनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हैं, तो जब हम इसको इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करके लाते हैं, इनका आयात करते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि पहले की तुलना में अब हम ज़्यादा वहाँ भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल वैल्यू भी उसकी बढ़ जाती है। तो जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस, या कह लीजिए कि ऑयल की वैल्यूज़ हाई होती हैं, तो इंटरनल मार्केट में भी इसकी वैल्यूज़ को हाई किया जाता है। तो दैट इज़ द, और हम बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, वहाँ से अन्य देशों से ख़रीदना ये हमारी ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्राइसेस का बढ़ना या फिर कॉस्ट का बढ़ना वाजिब होता है। वहाँ पे जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगी, यानी उस पर्टिकुलर आइटम, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या उस पर्टिकुलर सर्विसेज की प्राइसेस भी हाई हो जाती हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल यदि हम बात करते हैं 2019 की, 2020 की, तो यदि सिर्फ हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को यदि मेज़र करें या इसको जांचें, तो एग्जामिन करने पे पता चलता है कि जो पिछले साल पेट्रोल के प्राइसेस थे, आज पेट्रोल के प्राइसेस उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डीजल के भी दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो जब बात वही आती है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट से उस प्रोडक्ट को या उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका आयात कर रहे हैं, तो उसकी मूल्य वृद्धि क्यों हो रही है? तो उसकी मूल्य वृद्धि के कारण होता है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यूज़ हाई होती हैं, वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को असर करती हैं। तो उसका जो असर होगा वो हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट की प्राइसेस को हाई कर देता है। तो दैट इज़ द कॉजेज़ ऑफ द इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। नेक्स्ट जो है वो है आपका, मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी डायग्राम बनाया हुआ है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन के क्या प्रभाव होते हैं? तो फर्स्ट इज़ द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता क्या है, यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो इन्फ्लेशन में जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि
इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है असमानता। तो आर्थिक असमानता कब देखने को मिलती है? तो आर्थिक असमानता का मतलब हो गया कि जैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस राइज करती हैं, वैल्यूज़ बढ़ती हैं, मूल्य बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होता है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप मतलब जिनकी आय निश्चित होती है, जिनके पास इनकम के और सोर्सेज नहीं हैं, आय के और साधन नहीं हैं, उनके ऊपर इसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। उनकी परचेजिंग पावर जो होती है वो तो लिमिटेड है, वो सीमित है। जितना उनको अभी तक मिल रहा था अभी भी उनको उतना ही मिल रहा है, क्योंकि उनके पास इनकम के और सोर्सेस नहीं हैं। तो इसके कंपैरेटिवली जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, या जो प्रोड्यूसर्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जो लोग उत्पादन क्षेत्र में लगे हैं, वो अपने लाभ को बढ़ा देते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं? जैसे ही इन्फ्लेशन उनको दिखता है, वैसे ही इन्फ्लेशन का मतलब बार बार हम लोग कह रहे हैं राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। जैसे ही वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं में वृद्धि होती है, इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे डिमांड के हिसाब से इन्फ्लेशन आ रहा हो, चाहे कॉस्ट की वजह से इनके पास इन्फ्लेशन आ रहा हो, ये अपने पर यूनिट कॉस्ट को, पर यूनिट प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पर सीमित आय वाले लोग हैं और जिनके पास असीमित संसाधन हैं, जिनके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये एक इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है ये दोनों के बीच में दिखाई देने लगती है। तो पहला तो कारण ये हुआ। दूसरा है रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट। लोगों के पास जब मुद्रा अधिक रहेगी तो कहीं ना कहीं पर यदि हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्राइसेस राइज, जैसे ही मुद्रास्फीति मूल्य बढ़ते हैं, reduce the real investment in the plan and makers a nonsense of all financial estimators are therefore of plannings। वो अपनी प्लानिंग्स को कुछ समय के लिए रोक कर रखते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में मनी की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस कर देते हैं, कम विनियोग करते हैं। देन द हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता है कि जो उच्च ब्याज दर, इस इन्फ्लेशन की कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। लोगों के पास बचत कम होती है, या लोगों की जो बचतें होती हैं वो या तो इंटरेस्ट को पे करने में ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाती हैं, या फिर कंजम्पशन पर उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि प्राइस जो होती हैं वो बढ़ी हुई होती हैं, जबकि वैल्यू ऑफ जो मनी होती है वो कम होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जबकि मुद्रा का जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। देन द अनएम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो क्रिएट द अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी उत्पन्न करता है। देन डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर, ये लोगों की जो क्रय शक्ति है या लोगों की जो क्रय करने की क्षमता थी उस पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। देन इंक्रीज द ब्लैक मनी या काला बाजारी को प्रमोट करता है। देन इरेगुलर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको यदि हम लोग कहें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल इन्फ्लेशन या द हाइक इन द ऑयल प्राइसेस, इसको यदि कनेक्ट किया जाए तो जहाँ पे भुगतान हमको ज़्यादा करना पड़ता है, या ये कह लीजिए कि वस्तुएं आयात करने के कारण, इंपोर्ट करने के कारण, इंपोर्ट हमको ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म में सप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो हम विदेशों से या बाहरी देशों से या बाहरी जो भी अदर कंट्रीज़ हैं उनसे इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं वस्तुओं का या सेवाओं का, जिन भी चीज़ की डिमांड की जाती है मार्केट में, और उसकी पूर्ति करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात तो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि आयात ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए वो आपका इरेगुलर हो जाता है, वो असंतुलित हो जाता है। भुगतान आपको ज़्यादा करना पड़ता है जबकि आपको आय कम होती है। आय से मतलब विदेशों से है। बात करेंगे हम लोग मेजर्स की। तो मेजर्स में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है। फर्स्ट है
मॉनेटरी मेजर्स, दूसरा है फिजिकल मेजर्स और तीसरा है प्राइस कंट्रोल। मौद्रिक उपाय, दूसरा है राजकोषीय उपाय और तीसरा है आपका मूल्य नियंत्रण। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉनेटरी मेजर से। मॉनेटरी मेजर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, ये भारत सरकार का बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी मेजर्स या मौद्रिक उपाय करती है और इस मौद्रिक उपाय के माध्यम से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसके लिए वो जिन मेजर्स को अडॉप्ट करती है, वो जो मेजर्स हैं उसमें सबसे पहला काम होता है हाई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना, जिसके कारण इन्फ्लेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके या उसको रोका जा सके। नेक्स्ट जो इसमें मेजर है वो है आपका मॉनेटरी मेजर में 3 तरह के मेजर्स की हम लोग बात करेंगे कि मॉनेटरी मेजर्स में क्या क्या इस्तेमाल होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से इसको कंट्रोल करती है। तो पहला होता है बैंक रेट पॉलिसी, बैंक दर नीति। बैंक रेट पॉलिसी का मतलब होता है वो दर या वो रेट जो जिसमें कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को इसी बैंक रेट पर लोन प्रोवाइड करती हैं, ऋण प्रदान करती हैं। यदि बैंक रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों के लिए कम रखती है तो उनके पास, कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा मात्रा में आती है या ज़्यादा मात्रा में उनके पास तरलता होती है, नकदी होती है, और वो उतनी ही अधिक मात्रा में कस्टमर्स को या ग्राहकों को साख का सृजन करते हैं या कैश क्रेडिट करते हैं। और यदि बैंक रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक रेट पॉलिसी में रेट को यदि इंक्रीज़ कर देती है, उसकी दर में बढ़ोतरी कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में कमर्शियल बैंक को हाई रेट पे अत्यधिक बैंक दर पे ये ऋण उपलब्ध हो पाता है या ऋण मिल पाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और फिर जैसे ही इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ही ये बैंक रेट इनको ज़्यादा पेमेंट करना होता है तो ये कस्टमर को भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। वो है CRR, जिसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है नकद रक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात में या CRR में इसका मतलब पहले हम लोग समझ लें। CRR वह पर्टिकुलरली रेशियो होता है जो कमर्शियल बैंक के पास या वाणिज्यिक बैंकों के पास जो नकदी होती है, लिक्विडिटी होती है, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, एक पर्टिकुलर रेशियो वो रिजर्व बैंक के पास रखने के बाद ही अपनी ट्रेडिंग करते हैं। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो बढ़े हुए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो CRR को बढ़ा सकती है, और CRR को बढ़ाने, जैसे ही CRR को वो बढ़ाती है कैश रिजर्व रेशियो को, वैसे ही कमर्शियल बैंक का रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखने का अनुपात होता है वो बढ़ जाता है। और यदि इस रेशियो के बढ़ते साथ ही कंपनी की जो ट्रेडिंग होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से समझा जाए कि यदि CRR 20% है तो कमर्शियल बैंक अपनी नकद राशि का या अपनी तरलता का, अपनी पूंजी का 20% वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखते हैं और बाकी 80% पे या 80% पे वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब वो कस्टमर्स को लोन देना, क्रेडिट क्रिएशन करना या अन्य तरह के जो उनके कार्य होते हैं उसको करते हैं। तो यहाँ पर अभी 20% था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि इस परसेंटेज को हाई कर दे, बढ़ा दे, और यदि अब वो इसको इन्फ्लेशन को रोकना है तो वो उसको 40%, 40% कर दे, तो अब कमर्शियल बैंक अपनी कैपिटल का 40% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करेंगे और बाकी जो उनके पास 60% बचेगा अब वो उसमें ट्रेडिंग करेंगे। तो जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी, नकद बैंकों के पास कम हो जाएगी, तो वो उधार भी कम मात्रा में देंगे। तो इस तरह से जो कैश का फ्लो रहेगा वो कस्टमर के पास कम जाएगा, कस्टमर को अब या ग्राहकों को कम ऋण उपलब्ध हो पाएगा, ऋण मिल पाएगा। तो इस तरह से CRR के माध्यम से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। तो ऐसी कंडीशन में बाजार का मतलब यहाँ पर मार्केट से है। मार्केट में गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड्स, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देती हैं, या ये कहा जाए कि लोगों को, पब्लिक को ऑफ़र देती है कि वो अपनी जमाओं को, अपनी पूंजी को, अपनी सेविंग्स को सरकार के द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं, जो प्रतिभूतियाँ निर्गमित की जा रही हैं, जो बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। तो एक तरफ से सरकार जो जनता के पास रुका हुआ धन होता है उसको
अपने पास ले लेती है, या वो जो कैश है वो उसका फ्लोटेशन पब्लिक से बैंक की तरफ हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में वो जो पैसा होता है वो सरकार उसको अपने पास रख लेती है, और लोगों की जो हाथ में कैश होती है, जो कैश इन हैंड होती है, उनकी जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में जो मनी का फ्लोटेशन है मार्केट में, ज़रूरत से ज़्यादा जो मुद्रा बाजार में थी वो रुक जाती है, वो अब जनता के हाथों से सरकार के हाथ में चली जाती है। अगला जो इसका मेज़र है वो है फिजिकल मेज़र। फिजिकल मेजर्स में सरकार 3 तरह से काम करती है, बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, या बाय इंक्रीजिंग द हाईली टैक्सेशन, इम्पोजिंग द हाईली टैक्सेशन, देन रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टेकिंग द पब्लिक बोरोइंग। सरकार करारोपण की दरों को बढ़ा सकती है, उसके बाद व्ययों को कम कर सकती है, सार्वजनिक व्ययों को कम कर सकती है, और सार्वजनिक ऋण पब्लिक से, जनता से ले सकती है। तो इंक्रीज इन द टैक्सेस, जैसे ही सरकार करों में वृद्धि करती है, लोग अपनी सेविंग में से या अपनी आय में से आय का हिस्सा करों के रूप में चुकाने लगते हैं, जिससे उनके पास जो लिक्विडिटी रहेगी या मनी रहेगी वो कम होने लगती है, कैश कम हो जाती है, या उनकी जो बचतें होती हैं वो जब उसमें से भुगतान करने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन कैश इन हैंड जो रहेगी वो कम हो जाएगी, और पैसा पब्लिक का सरकार के पास में रेवेन्यू के माध्यम से या टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ भी मनी का जो फ्लो हो रहा था, जो फ्लोटेशन था, वो अब पब्लिक हैंड से गवर्नमेंट हैंड में आ जाता है, सरकारी हाथों में। दूसरा है इंक्रीज इन द सेविंग। सरकार कई तरह के डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स या सेविंग स्कीम को लॉन्च करती है, जिसमें लोग अपनी सेविंग्स को लाकर इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके माध्यम से भी सरकार जो मनी का फ्लोटेशन होता है वो पब्लिक हैंड से गवर्नमेंट हैंड में पहुंच जाता है, या फिर इसको कहा जाए बैंकों के हाथ में पहुंच जाता है। सरप्लस बजट, गवर्नमेंट जब बजट को बनाती है और वो इन्फ्लेशन की कंडीशन को देखती है तो वो सरप्लस बजट को प्रपोज कर सकती है। और सरप्लस बजट का मतलब होता है कि सरकार द्वारा आय को कम लेना, कम करों को लगाना, और व्ययों को कम कर को लगाना। और ऐसी कंडीशन में अभी तक जैसे हम लोग बात कर रहे थे डेफिसिट बजट की, तो सरकार व्यय ज़्यादा करती थी, आय सरकार के पास कम आती थी या रेवेन्यू कम होती थी। लेकिन अब सरप्लस बजट में सरकार व्ययों को कम कर देगी, जबकि रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाएगी। सरकार पब्लिक के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी या अन्य स्रोतों से उनसे टैक्सेस के थ्रू में अपनी इनकम बढ़ा सकती है, अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ा सकती है। तो ऐसे में जो सरप्लस बजट होगा उसको बनाने के कारण उसको जब सरकार बना तो वहाँ पर सरकारी व्यय कम होने के कारण लोगों के पास जो आय के साधन पहुंचने चाहिए या लोगों के पास जो संसाधन पहुंचने चाहिए वो कुछ समय के लिए सरकार रोकती है, जिससे उनके पास जो आय है वो कम हो और ये जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है इसको कंट्रोल किया जा सके। लास्ट है वो आपका बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक में सरकार पब्लिक इश्यूज़ निकाल सकती है, सार्वजनिक निर्गमन निकाल सकती है, IPOs निकाल सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, या पब्लिक को किसी भी माध्यम से उसकी सेविंग्स को पुल कर सकती है, खींच सकती है। और वो उसके खींचने का माध्यम कई तरीके से हो सकता है, बॉन्ड्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना, शेयर्स इशू करना, जिसमें जो पब्लिक होगी वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है और पब्लिक की जो कैश इन हैंड रहती है वो गवर्नमेंट हैंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में इन्फ्लेशन इन इंडिया के डिफरेंट डायमेंशंस को देखे कि कितने तरह का इन्फ्लेशन होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, और